हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे जो अपनी एनसीईआरटी की सीरीज है उसको कंप्लीट कर रहे हैं एक एक करके। तो हमने पहले तो कक्षा 6 की जो हमारी एनसीईआरटी है उसको ख़त्म किया। उसके बाद हम क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है उसमें से पहला चैप्टर जो लोकतंत्र में समानता है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझा। और उसके बाद हम जो क्लास हमारा जो 7th का सेकेंड चैप्टर है यानी कि राज्य सरकार, ठीक है। तो राज्य सरकार के अंतर्गत कौन कौन से विषय रखे गए हैं और राज्य सरकार को उसमें क्या क्या रोल होता है, क्या क्या करना चाहिए, तो इन सारी बातों को हमने समझा। इसमें से राज्य सरकार के अंतर्गत हालांकि कई सारे विषय रखे जाते हैं। तो इसमें से जब आप पढ़ोगे एम लक्ष्मीकांत जी की बुक, उसमें दिया गया है, जब आप अनुसूचियाँ पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है कि कैसे क्या है। यहाँ पे है कि जब राज्य सरकार में जो भी विषय रखे जाते हैं, ठीक है, 3 सूचियाँ होती हैं, जैसे समवर्ती सूची हो गई और राज्य सूची, केंद्र सूची। तो इनमें अलग अलग शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो राज्य सरकार के अंतर्गत जो विषय होते हैं जैसे कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, आपका स्वास्थ्य हो गया, पुलिस हो गया, ये सब राज्य सरकार के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। यानी कि राज्य सेंटर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट को ही इसमें इतनी पावर होती है कि ये उसमें कुछ भी जो भी नियम कानून लाना चाहे तो ला सकती है, जैसे जिस तरीके से करना चाहे उस तरीके से यहाँ पे वो कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्वास्थ्य में देखा कि स्वास्थ्य क्या होता है। देन उसके बाद कि इसमें जो हमारा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल और एक निजी हॉस्पिटल में क्या डिफरेंट होता है और क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या किया जा सकता है। इन सब के बाद आखिर इसका सलूशन क्या हो सकता है या क्या किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि ये आपका उसी दिन कंप्लीट हो जाता, ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, आज कुछ 10-15 से 20 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या बात रह गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपके जो भी कमेंट्स आए थे, क्वेश्चन थे, उनका आंसर यहाँ पे दे देती हूँ। हालांकि कमेंट में मैं दे चुकी हूँ, लेकिन और भी जो नहीं देखे हो वो भी सुन लो कि क्या होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था सबसे पहले कि अगर गाँव में निजी विद्यालय हो तो निजी विद्यालय कर किसे देता है, ठीक है, नगर परिषद को या शिक्षा विभाग को। तो आप ये बातें एक ध्यान रखना कि नगर परिषद को सिर्फ वही कर दे सकता है जो नगर निगम या नगर परिषद में रहता है, ठीक है। तो जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा जनसंख्या होगी उसे हम क्या कहते हैं, नगर पालिका कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे हमारा जो होता है 1 लाख से अधिक जनसंख्या होती है उससे हमने नगर निगम कहता है। जब हमने क्लास 6 में नगर पालिका और नगर निगम को पढ़ा था तो अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया भी था। तो वहाँ पे बस इतना आपको याद रखना कि गाँव में जो भी काम होता है उनसे रिलेटेड जो अधिकारी वगैरह होगी या जो विभाग होगा उनको दिया जाएगा। लेकिन यदि नगर पालिका में होता है और नगर निगम में होता है कोई काम, तो फिर वहाँ पे नगर परिषद के जो भी अध्यक्ष होंगे, जो भी उसके सदस्य होंगे, जो भी उसका डिपार्ट होगा, वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधी सी बात आपको समझ में आ गई कि गांव में यदि आपकी कोई भी प्राइवेट स्कूल है या और भी कुछ कर रहे हो आप, तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल के लिए आप किसको कर दोगे और उसका जो कर होता है यहाँ पे आपको मान्यता लेनी पड़ती है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा पैसा दोगे उतने 2 साल 3 साल 1 साल की, तो उस हिसाब से आप मान्यता ले सकते हो। हर महीने या हर साल आपको कर नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो वो सारा कुछ उसमें इंक्लूड रहता है, उसमें मान्यता के रूप में कि आप इतने साल की मान्यता ले रहे हो तो उसमें पैसा दोगे, या कि आप इतने साल की ले रहे हो तो उसमें दोगे, तो वो शिक्षा विभाग को हमें देना पड़ता है, ठीक है। यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होता है उसको हमको अपना जो कर होता है जो गांव के प्राइवेट स्कूल होते हैं तो उनको देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन था कि पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में अंतर क्या होता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें से ये होगा कि पॉलिटी जो हम करते हैं, ठीक है, हम करते हैं मतलब कि जो एक व्यवहारिक राजनीति होती है, जैसे कि नियम बनाना, कानून बनाना, उसमें शासन करना, यानी कि जितना। और इसमें क्या होता है पॉलिटी में कि हम अपने से ही कुछ नया गढ़ते जाते हैं, ठीक है। और जो पॉलिटिकल साइंस होता है उसमें वो पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड होता है कि उसके अंदर तक जाया जाता है, उसका पूरा डिटेल समझा जाता है। जैसे कि आप इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे कि आप इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो इसको आप इसी तरह समझिए। इसमें क्या होता है कि आप बहुत डिटेल से जाके समझोगे कि क्या होता है सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, आर्थिक विज्ञान, तो इसको आप गहराई से जाके समझोगे, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे आप एग्जाम्पल के लिए समझो कि चीन की लड़ाई हुई, ठीक है, चीन की भारत के साथ लड़ाई होती है। तो यहाँ पे जो भी हम पॉलिटी के अंतर्गत जो भी पॉलिटिक्स हैं या पॉलिटी के अंतर्गत जो हम बातें बनाएंगे कि वहाँ पे लड़ाई हुई, चीन ने ऐसा ऐसा किया, ठीक है। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस होता है उसमें हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे या
जो पॉलिटिकल साइंस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें जो हमारी पॉलिटी होती है उसमें ज़्यादा भरोसा नहीं करते, ठीक है। वो गहराई पे जानना चाहते हैं, जाते हैं कि आखिर लड़ाई हुई तो हुई क्यों, ठीक है, इसकी वजह क्या है, इसकी कोई पीछे की वजह होगी या कोई बड़ा इसका कारण होगा, इसलिए इसमें ऐसी घटना स्थिति मतलब कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में, बस ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इतना है, इतना सीधा सीधा समझो कि पॉलिटी यानी जो हम सब करते हैं, ठीक है, राजनीति सीधे सीधे की आप सुने होंगे, कभी कभी एग्जाम्पल भी दे दिया जाता है, कोई ज़्यादा बोले राजनीति न कर, ठीक है, यानी कि बस अपने से ही जो भी इनका मन किया, जो भी नियम कानून लागू करवाते करते हैं बनाते हैं, वही सब कुछ पॉलिटी है। और पॉलिटिकल साइंस का मतलब यही है कि आप गहराई से किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हो, उसमें कि क्या कैसे और आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। हम कोई बात सुनते हैं तो हम बिल्कुल उसको हवा में उड़ा देते हैं कि यहाँ पे ऐसा हुआ, ठीक है, न्यूज़ चैनल वाले तो और ज़्यादा उड़ा देते हैं, लेकिन वहाँ पे वहीं जो पॉलिटिकल साइंस वाले विशेषज्ञ होते हैं वो क्या करते हैं कि उसकी गहराई में जाते हैं, पहले उसको चीज़ों को वहाँ से उसका कारण में जो है उसकी जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ उसको समझते हैं, उसके बाद ही वो उसमें बिलीव करते हैं कि हाँ ऐसे से ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है। तो यही इस दोनों में ही डिफरेंस है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि राजनीतिक विज्ञान में देश को राज्य क्यों कहा जाता है, ठीक है, जो हमारा पॉलिटी है, इसमें आप संविधान में देखोगे कि हमारा जो देश है उसको देश नहीं कहा गया ना राष्ट्र कहा गया है, एक राज्य के रूप में संबोधित किया गया है कि हमारा जो देश है यानी कि राज्य है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। तो यहाँ पे अभी हम इसको समझते हैं कि क्यों राज्य आखिर कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें मेन रूप से होता क्या है कि यहाँ पे जो है हमारा संप्रभुता, ठीक है, आपने एक आप जब प्रियम्बल पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको एक संप्रभुता वर्ड मिलेगा, ठीक है। और यदि आप और इसको डिटेल से जानना चाहते हो तो यूट्यूब पे आप दिव्य एजुकेशन करके एक चैनल है उसको सर्च करोगे, वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से पूरा एम लक्ष्मीकांत जी की बुक से पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ से आप समझ सकते हो। यहाँ पे आप मैं इसको समझा रही हूँ, थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा कि संप्रभुता आपने सुना है, ठीक है। संप्रभुता का मतलब होता है कि सर्वोच्च जो भी हमारी शक्तियाँ होती हैं, तो मतलब सर्वोच्च शक्ति इसमें अन्निहित होती है, ठीक है, यानी भारत को ही सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है संप्रभुता के अंतर्गत, वो किसी के अधीन नहीं होता है। और जो हमारी संप्रभुता होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक आंतरिक संप्रभुता होती है और एक बाह्य संप्रभुता होती है, ठीक है। आंतरिक संप्रभुता का मतलब है कि इसमें राज्य का अधिकार होगा पूरा, जो भी उसमें अपना क्षेत्रफल होगा, जनसंख्या होगी, सरकार होगा, तो उसके अंतर्गत राज्य का पूरा यानी कि राज्य को उसमें प्रांत कहा जाता है, ठीक है। तो सभी प्रांत उनका अपना अपना क्षेत्रफल सब कुछ होता है, जिसे हम आंतरिक संप्रभुता कहते हैं। लेकिन यदि बाहरी संप्रभुता की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार में निहित होती है, ठीक है। जो हमारी बाहरी संप्रभुता होती है वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार में निहित होती है, यानी कि सभी प्रांतों को अन्य जगह जाने के लिए उन्हें भारत सरकार से क्या करनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। और यदि उनको कहीं दूसरे कोई विदेश से भारत आ रहा है या कहीं व्यापार करना चाहता है तो उसको भी क्या करना पड़ता है, भारत सरकार से ही अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे कि हम क्या कहेंगे, बाहरी संप्रभुता कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप एग्जाम्पल के लिए समझो कि जैसे गुजरात के या यूपी के कहीं के भी सीएम को यदि विदेश दौरे में जाना है या कहीं भी जाना है तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई राजनीतिक काम से जाना है, ठीक है, वो पर्सनल काम से जा रहे हैं तो उनको किसी से अनुमति नहीं लेनी है। बट यदि राजनीतिक काम से जा रहे हैं तो उनको भारत सरकार से अनुमति लेनी ही पड़ेगी, ठीक है, अन्यथा वो नहीं जा सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, बाहरी संप्रभुता कहते हैं। और आंतरिक संप्रभुता का मतलब ये है कि सभी प्रांतों में अपना उनका जो क्षेत्रफल है, सरकार है, जनसंख्या है, तो उनको ही हम आंतरिक संप्रभुता कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो समझने योग्य बात है, जहाँ पे मैं समझाना चाह रही थी कि आंतरिक संप्रभुता क्या है कि सभी राज्य सरकारों के पास होती है, ठीक है। और साथ ही क्या होता है कि भारत सरकार के पास भी आंतरिक संप्रभुता होती है, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार के पास सिर्फ बाह्य संप्रभुता होती है, आंतरिक संप्रभुता भी होती है, ठीक है। अर्थात क्या होता है कि आंतरिक स्तर पर सभी राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं, ठीक है। जो भी हमारे प्रांत हैं, पहले प्रांत इनको कहा जाता था, हमारे संविधान में भी इनको प्रांत ही कहा गया था, ठीक है। तो जो प्रांत थे तो क्या था कि आंतरिक स्तर पर सभी राज्य सरकारें स्वतंत्र होती हैं, लेकिन बाहरी संप्रभुता उनमें निहित नहीं होती है, ठीक है। जो बाहरी संप्रभुता है सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार पर ही निहित होती है और राज्य सरकार पर निहित नहीं होती है। उसके बाद हम बात करें तो इसी का ये मेन कारण है, ठीक है, जिसमें राज्य कहा जाता है उसको
तो इसी कारण बाहरी संप्रभुता के आधार पर सिर्फ भारत को ही राज्य की श्रेणी में रखा जाता है, अन्य राज्यों को नहीं। ठीक है, अर्थात बात करें तो बिहार, यूपी, एमपी और गुजरात जो भी हैं उन्हें प्रांत कहकर संबोधित किया जाता है। ठीक है, आपने आंतरिक संप्रभुता समझा, बाह्य संप्रभुता समझा। अब आपने यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपके कि जो आंतरिक संप्रभुता है वो तो भारत सरकार और राज्य पे दोनों पे नहीं थे, लेकिन जो बाह्य संप्रभुता है, सपोज हमको कहीं से किसी भी देश से रिलेशन बनाना है, इंटरनेशनल जो भी हमारे रिलेशन है उनको बनाना, उनसे बात करनी है, तो कोई पर्सनल एक राज्य नहीं जाता वहाँ पे बात करने, वहाँ पे भारत सरकार के जो भी है हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि बाहरी संप्रभुता में जो उसी आधार पे क्या किया जाता है कि इनको राज्य की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, यानी कि हमारा जो भी भारत सरकार पूरा बाहरी संप्रभुता भारत सरकार में निहित है, इसीलिए इसको राज्य की श्रेणी में रखा जाता है और अन्य जो सभी राज्य हैं उनको प्रांत की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मेन कारण है कि बाहरी संप्रभुता और आंतरिक संप्रभुता। जब आप ये समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर इसको राज्य क्यों कहा जाता है। ठीक है, और यदि आपको नहीं समझ में आया तो फिर बताइएगा, मैं फिर बताऊंगी। जितने बार आपको समझ में नहीं आएगा मैं उतनी बार बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब बहुत ही अच्छे तरीके से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता आपने समझ लिया, उसके बाद तो सिंपल है कि भारत सरकार जो भी है तो क्या होता है कि बाहरी संप्रभुता के आधार पर सिर्फ भारत को ही राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल भी हमने देख लिया कि जैसे कहीं भी कोई काम होता है तो वहाँ पे भारत सरकार का कोई सदस्य जा गया। ठीक है, कोई पर्सनल एक ऐसा नहीं होता कि राज्य जाएगा वहाँ पे विदेश जा रहा है, वहाँ पे कोई समझौता साझा कर रहा है। क्या आपने सुना है कि कभी कोई भी राज्य सरकार जाके वहाँ पे कोई ट्रीटी साइन करता है या कोई साइन करता है? वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ही जाते हैं और वो जो भी हमारी संधियाँ होती हैं, जो भी उनमें साझेदारी होती है, तो जो भी उनके समझौते होते हैं हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, कि इतने साल तक हम व्यापार करेंगे, इतने साल तक, तो पूरा भारत सरकार पे ही ये निहित होता है, इसीलिए बाहरी संप्रभुता में से हम राज्य कहते हैं। ठीक है, और जो भी इसके अंतर्गत हमारे राज्य हैं उनको हम प्रांत कहते हैं। बस इसका थोड़ा सा एकदम से सिंपल सा है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को अच्छी तरह से मिल गए होंगे। और अब हम यहाँ पे आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे हमारा है कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें से बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों की स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। ठीक है, ये सरकार की का उत्तरदायित्व तो है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीब और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। ठीक है, यानी कि सरकार का, जो हमारा राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का ही ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने सभी नागरिकों को अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराएं, गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं केंद्र स्थापित करें उनको। फिर भी क्या होता है कि लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक होता है। ठीक है, आप जितना सामाजिक स्थिति पे करते हो उतना हमको स्वास्थ्य की स्थिति पे भी ध्यान देना पड़ता है कि कैसे इसका सुधार किया जा सकता है और कैसे स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाई जाए, कितनी अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाए ताकि लोग जो हैं वो स्वस्थ रहें। ठीक है, ऐसा करना संभव है। अगले प्रश्न पर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको हम समझेंगे, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसा करना बिल्कुल संभव है, लेकिन जब कोई करना चाहे तब, और यदि नहीं करना चाहे तो फिर उसके लिए तो असंभव ही असंभव है हर एक काम। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमको समझाया गया है केरल का एग्जाम्पल से। तो आपको पता है कि केरल एजुकेशन के क्षेत्र में हो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, तो वो हर एक क्षेत्र में सबसे अग्रणी राज्य है। ठीक है, हमारे भारत में एजुकेशन लेवल केरल का अच्छा है। यहाँ पे स्वास्थ्य का जितना भी पूरा व्यवस्था है वो बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से चलती है। और केरल एक मातृ प्रधान देश है। ठीक है, पूरे देश में एक ऐसा राज्य केरल ही है जहाँ पे मात्रात्मक सत्ता चलती है, पितृत्मक सत्ता नहीं चलती है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे देश में जो है वो पितृ प्रधान देश है, ना कि मातृ प्रधान देश है, लेकिन केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मातृ प्रधान राज्य है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जा सकता है, तो आप इसको भी चाहो तो नोट कर सकते हो।
कि केरल एक मातृ प्रधान देश है और अदर जो राज्य हैं वो सारे के सारे पितृ प्रधान देश हैं, यानी कि पितरात्मक सत्ता चलती है। पिता का ही पूरा अधिकार होता है कि वो जो भी चाहे, जो भी निर्णय ले, जो भी मतलब उनका पूरा सब कुछ अधिकार होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं कि केरल में क्या क्या अनुभव किया गया, क्या क्या केरल में होता है। तो 1996 में केरल सरकार ने अन्य राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। ठीक है, अब जब राज्य के पूरा जो भी उसका बजट था जो बनता है हर साल में, तो उसने क्या किया कि यहाँ पे उसने 40% जो अपना बजट का हिस्सा था वो पंचायत को दे दिया। ठीक है, इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। ठीक है, यानी कि जब हम क्या करेंगे कि हर एक व्यक्ति को, यानी हर एक पंचायत को, जो भी राज्य सरकार है वो यदि हर एक पंचायत को दे देती है अपने राज्य के, तो क्योंकि पंचायत को ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि उसके गाँव में क्या कैसी सुविधाएँ चल रही हैं। ठीक है, वो उसमें सुधार करेगा, जब उसके पास बजट होगा तभी तो सुधार करेगा। और यदि राज्य सरकार उसमें हेल्प कर देती है तो उस गांव को डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वो वहाँ पे सबसे अच्छा गांव माना जाएगा क्योंकि वहाँ पे अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी और अच्छे अच्छे स्वास्थ्य केंद्र होंगे, हर एक चीज़ को वहाँ पे फिर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, जैसे पानी की सुविधा हो गई, आहार हो गई, औरतों पर ध्यान दिया जाएगा कि इनको, क्योंकि जो यदि आप समझो कि आपके घर की बात आप जानोगे कि आपका पड़ोसी या आपका गाँव वाला जानेगा, ठीक है, वो तो नहीं जानेगा ना। तो यदि आपके गाँव वाले कोई आपकी हेल्प करना चाहते हैं तो आपको कुछ दे देते हैं पैसा, तो आप क्या करोगे कि अपने घर में लगाओगे क्योंकि आपको पता है कि हमारे घर वालों को कितनी ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन हमारा पड़ोसी या हमारे गांव वाले ये तो नहीं जानते, ये जानते हैं कि ये मुसीबत में है लेकिन ये नहीं जानते इनके पास क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यदि उनको दे देते हैं, और तो यदि हम आपको दे देते हैं, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कि आपके घर में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, वो सब आप अपने से मेंटेन कर लोगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपका घर जो होगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से और घर के जितने भी पब्लिक होंगे वो हेल्दी जीवन जी सकेंगे और अच्छा खाना खा सकेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पे यदि हम बात करें कि राज्य सरकार आ के दे सबको ले आके, तो उसको तो कुछ पता नहीं होगा कि गांव में सपोज एक आदमी को दे दिया, पेपर में आ गया किसने गांव में बांट दिया। ठीक है, तो ऐसे में नहीं मिल पाता, इसलिए उसने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया कि पंचायतों को ही 40% जितना था दे दिया। ठीक है, तो वहाँ पे अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करा जा सके। इसके बाद क्या हुआ कि इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। ठीक है, जो भी मतलब बहुत विशेष समस्याएं थी उन पे ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया, जो गांव में स्वास्थ्य केंद्र थे उनमें सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रहीं, जैसे कि दवाइयों की कमी हो गया, अस्पताल में पर्याप्त बिस्तर और डॉक्टरों का ना होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता थी। ठीक है, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, यानी कि बिस्तर पर्याप्त मात्रा में ना होना। अस्पताल तो ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र अच्छे तरीके से वेल मेंटेन कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि स्वास्थ्य जो भी हमारे केंद्र होते हैं उनकी दीवार खड़ी कर दें, यानी कि एक केंद्र बना दिया जाए और उसमें डॉक्टर ना हो, कोई फैसिलिटीज ही अवेलेबल ना हो, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि वहाँ पे इतना सब कुछ किया गया, हालांकि बहुत कुछ सुधार हुआ, बट यहाँ पे इस स्तर पे कुछ ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया था। ठीक है, उसके बाद बात करें तो अब हम यदि अन्य देश का उदाहरण ले, अभी हमने अपने राज्य का देखा जहाँ पे कि पूरे हमारे भारत में सबसे बेटर स्थिति अभी हमारे वहाँ के केरल के। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे भी हमने कुछ कमियां देखी। और यदि हम दूसरे अब देश की एग्जाम्पल लें, यानी अपने दूसरे कंट्री से वो कंपेयर करें कि कैसे है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति कैसे होती है, इसके बारे में यदि हम जानने की कोशिश करें तो कोस्टारिका का तरीका, ठीक है, कोस्टारिका एक देश है, तो इसमें क्या कैसे किया जाता है, यहाँ पे कोस्टारिका को दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वास्थ्य देश माना जाता है। ठीक है, जो कोस्टारिका है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वास्थ्य देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो कोस्टारिका दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने
एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था और वे देश में सेना नहीं रखेंगे। ठीक है, उसने निर्णय क्या लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है कि शांति का माहौल हो, इसलिए सेना रखने की ज़रूरत ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक देश में सेना होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको पता है कि आए दिन पड़ोसी देश जो है कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आप अभी अपने ही देश का देख लीजिए, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, जिनको बिना हमला किए चैन ही नहीं मिलता। ठीक है, उनका भोजन ही हजम नहीं होता है। जब तक वो एक बार यहाँ के एक दो सैनिक को मार नहीं देते, तब तक पता नहीं उनको क्या मिलता है। जब देखो तो वो हमला करते ही रहते। ठीक है, आए दिन आप टीवी में, न्यूज़पेपर में कहीं भी देखोगे तो बताया जाता है कि कश्मीर में या यहाँ पे लद्दाख में एक सैनिक शहीद हो गए। ठीक है, तो उनका पता नहीं, उनकी ये हैबिट बन गई है कि ना जिएंगे ना जीने देंगे किसी को हम, बस उनका ये सिद्धांत बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए देश में सेना होनी इम्पोर्टेंट है। बट जो वहाँ पे सरकार ने, कोस्टारिका की सरकार थी, उसने ऐसा रूल बनाया कि हम अपने देश में सेना नहीं रखेंगे, बल्कि क्या करेंगे कि जो सेना का हमारा खर्चा होता है, क्योंकि आपको पता है कि सर्वाधिक खर्चा यदि हमारे राज्य, जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके बजट का यदि कहीं पे सबसे ज़्यादा खर्चा होता है तो वो हमारी सेना पे ही होता है। ठीक है, आर्मी में ही होता है सबसे ज़्यादा खपत उसका, मतलब कि जो भी उसका बजट का आधा हिस्सा नहीं, अमेरिका में वहाँ पे सबसे ज़्यादा यदि बात करें तो सबसे मतलब बजट का आधा हिस्सा ही वहाँ पे सेना के लिए खर्च किया जाता है। इसीलिए वहाँ की सेना भी काफ़ी मजबूत है। ठीक है, हमारे इंडिया की भी कम नहीं है, चौथे पाँचवें नंबर पे हमारे विश्व में आती है। ठीक है, इंडिया की सेना जो है, तो यहाँ पे इसमें भी बहुत ज़्यादा बजट का खर्चा किया जाता है, क्योंकि सेना को वहाँ पे जाके लड़ाई करनी पड़ती है बॉर्डर में, और वहाँ कब क्या हो जाए भगवान ही जाने। ठीक है, इसलिए उनकी जो भी सेहत का पूरा अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए उसने क्या किया कि यदि सेना पे ही सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है तो मैं सेना ही नहीं रखूँगा। और यहाँ पे उन्होंने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की कोशिश की, शिक्षा पे, यानी कि एजुकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, यहाँ का स्वास्थ्य अच्छी होनी चाहिए हर लोगों की, और जो भी अन्य आधारभूत ज़रूरतें होती हैं वो उनकी पूरी होनी चाहिए या पूरी करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है। ठीक है, वहाँ की सरकार ये कहती है, उनका मानना है कि जो भी देश की सरकार है या देश का विकास है, वो एक स्वस्थ लोग होना वहाँ पे जरूरी है। ठीक है, और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है। ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ घटनाएं हो गई तो वहाँ पे आपको मुआवजा दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे हर एक चीज़ भी क्या होता है कि आपको जितनी भी जो भी ज़रूरतें होती हैं टाइम टाइम से वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गई, शिक्षा से रिलेटेड हो गई, और भी जो काम होते हैं, आपकी जितनी भी बेसिक नीड्स होगी उनको पूरा किया जाता है। जैसे कि पानी का सुरक्षित, जो भी पीने का पानी, सुरक्षित पानी होना चाहिए। ठीक है, यानी साफ पानी होना चाहिए, सफाई, पोषण और आवास। ठीक है, यानी रहने के लिए घर हो, खाने के लिए अच्छा भोजन हो, रहने के लिए घर होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, हर एक चीज़ का वहाँ पे ध्यान रखा जाता है। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। ठीक है, जब भी उनका जो भी पढ़ाई का स्तर होता है, जब उसमें पढ़ाया जाता है क्लास में, वहाँ पे उनका एक चैप्टर ही होता है पूरा स्वास्थ्य से रिलेटेड। ठीक है, जो कि हर एक क्लास के और हर एक वर्ग के लोगों को वहाँ पे इसकी शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है कि इसकी शिक्षा लेना हर एक को कंपलसरी है। ठीक है, गवर्नमेंट तो, क्योंकि गवर्नमेंट अपना काम करेगी ही, लेकिन जब तक वहाँ पब्लिक नहीं ध्यान देगी अपने स्वास्थ्य पे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, यदि गवर्नमेंट सपोज अच्छा पानी भी दे रही है, साफ सफाई ये भी आपके आसपास करवा रही है, फिर भी आपके अंदर गंदगी बढ़ी हुई है, यानी कि आप टाइम से नहाओगे नहीं, टाइम से खाओगे नहीं, तो अब इतना तो गवर्नमेंट हमारी नहीं कर सकती है। ठीक है, वो दे सकती है बट करना तो आपको पड़ेगा। इसलिए वहाँ पे ये सारी आपको जानकारियाँ दी जाती है कि यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको ये नुकसान हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं यदि, तो ये रहे हमारा जितना भी था कंप्लीट हो गया। आज जो हमारे 7th क्लास की जो सेकंड चैप्टर है वो फाइनली हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब इसमें से भी जो भी क्वेश्चंस हो आपके माइंड में या कि जो भी समझ में ना आया हो
तो वो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोस्टारिका और केरल का जो एग्जाम्पल लिया है, इसमें से आपने समझ ही लिया कि कैसे कैसे क्या होता है। यदि इतना भी किया जाए, यहाँ पे आप ये समझो कि यदि हमारे केंद्र सरकार के द्वारा इतना भी किया जाता है कि आपको, या राज्य सरकार के द्वारा, कि हर एक राज्य को, ठीक है, यहाँ हम राज्य सरकार की बात कर रहे हैं, तो हर एक प्रांत को, या की बात करें तो हर एक पंचायत को अपना जो भी बजट है उसका दे दे थोड़ा सा हिस्सा, तो इससे क्या होगा कि वहाँ की स्थिति काफ़ी अच्छे से सुधर सकती है, ठीक है। तो अच्छे मतलब हर एक जो भी अपने अपने पंचायत होंगे वो अपने अपने तरीके से कर लेंगे जो उनके यहाँ कमी होगी, तो इससे पूरे जितने भी गांव होंगे वो काफ़ी अच्छे तरीके से उनमें स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, एजुकेशन लेवल भी अच्छा हो जाएगा, और वहाँ की साफ़ सफाई भी अच्छी हो जाएगी। यानी कि बीमारी एक तरह से नहीं होती है, ठीक है, कि हमको बुखार आ गई तो हम बीमार हो गए, या हमको कुछ चोट लग गई तो बीमार हो गए। जो भी कारण होते हैं वो भी एक बीमारी ही है, ठीक है, जिससे कि बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे समझाई गई हैं हमको बहुत ही अच्छे तरीके से, और आई होप कि आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि हमारा अगला चैप्टर होने वाला है, ठीक है। सो आई होप कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, और अपनी सेहत का भी अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।